आज के ज़माने में ऐसे ऑन अ प्लैटर रिजल्ट लाके कौन देता है? तुम मुझे भी नहीं, तुमने जाके दूसरे प्लेटफॉर्म्स में या दूसरे लोगों को बता दिया कि इंग्लिश में नीतू मैम से पढ़ा हूँ। एक बात रहती है ना कि जब आप कामयाब होते हो और किसी का तो ध्रुव, आज के ज़माने में जहाँ पे लोग शो ऑफ करते हैं और दिन भर मीडिया में रहते हैं या फिर सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके कैसे रख पाए? प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ भी और अपॉर्चुनिटी भी है, बट स्पेसिफिकली जो मैंने चीज़ फेस करी, बिकॉज मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था। पेरेंट्स से क्या मोटिवेशन मिला? मैम सबसे पहले तो यही मोटिवेशन मिला कि इंग्लिश की तैयारी कैसे की ध्रुव, तुमने ये बताओ। जी मैम, इंग्लिश की तो मुझे याद है, अभी मैं शुरू में जब बुक्स लेके आया था। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कैसे तैयार किए? उसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। यस मैम, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट इनका तो मैम मैं यही मानता हूँ। अब तुम बच्चों को गाइड कर रहे हो, तो बच्चों को गाइडेंस में सबसे पहली सलाह क्या देते हो? मैम सबसे पहली सलाह बच्चों को गाइडेंस की, देखो मैम, जो एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा आपके कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज हमारे साथ है ऐसे ही जज्बे के साथ जो सीजीएल टॉप किया है वो ध्रुव राणा। तो मैं आपको सीधा मिलाना चाहती हूँ ध्रुव राणा से। वेलकम ध्रुव। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बात बताओ, टॉपर होने के बाद तुम इतना डाउन टू अर्थ कैसे रह गए? मैम पहले भी मैं कहूँगा कि डाउन टू अर्थ ही था, और अब भी, बिकॉज ये चीज़ कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। ये चीज़ अगर आपके अंदर डिफरेंस ला रही है तो वो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज जैसे आप पहले हो वैसे ही आपको बाद में रहना है। अचीवमेंट्स तो और भी आगे करने हैं हमें अचीव। हमें एक तरह से न्यूट्रल ही रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा परेशान ना ज़्यादा खुश। बस फैमिली के लिए बहुत खुशी है इस चीज़ की। तो ध्रुव, तुम्हारा कहना है कि हमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए कुछ भी, सक्सेस मिलने के बाद भी, लेकिन लोगों के नज़रिए में तो डिफरेंस आ जाता है। तुम्हें क्या महसूस हुआ कि जिस समय तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं था और अब जो तुम्हारे पास जॉब है, तो डिफरेंस क्या लगता है तुम्हें? डेफिनेटली मैम, जैसा लोग हमें देखते हैं तो थोड़ा डिफरेंस तो क्रिएट होता है, बट वो चीज़ हमारे अंदर नहीं चेंज क्रिएट करना चाहिए उसे। मैं मानता हूँ डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, तो मैं कुछ एग्जांपल लूँ कि पॉजिटिव डिफरेंस की। अगर कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है तो वो हम मेरे से बात करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो मेरे से पूछते हैं, वो मेरे से गाइडेंस लेते हैं, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट हुआ, और उस चीज़ का मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें हेल्प कर पाऊँ या मुझे बता पाऊँ। और जैसे फैमिली की दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, वो कहीं किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें कोई पूछता है, अच्छा वो आपका बेटा है, तो ये वाले छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत खुशी देते हैं। तो अब तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत खुश होंगे। जी मैम, खुश तो हैं मैम। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे सीधा स्ट्रेट अवे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ और उस दिन पता नहीं क्यों मैं कुछ परेशान थी, किसी काम में बिजी थी, तो मुझे टीचर्स बता रहे थे फ़ोन करके कि आपको पता नहीं है जो टॉपर है वो आपका स्टूडेंट है। मैंने कहा आज के ज़माने में ऐसे ऑन अ प्लैटर रिजल्ट लाके कौन देता है? तुम मुझे भी नहीं, तुमने जाके दूसरे प्लेटफॉर्म्स में या दूसरे लोगों को बता दिया कि इंग्लिश में नीतू मैम से पढ़ा हूँ। और दूसरे दिन भी मैं दिन भर बिजी थी, शाम को 6 बजे मैंने कांटेक्ट किया। तो आज के ज़माने में इतना ऑनेस्टली रिजल्ट बता देने वाले बच्चे नहीं मिलते। ऐसे ज़माने में तुम कैसे थाल में परोस के रिजल्ट मुझे ला के दे दिए, ये बताओ। नहीं मैम, परोसने की बात तो क्या है, बट हाँ जो चीज़ है वो तो है ही, वो फैक्ट तो है ही। मैं तो ज़्यादा एक्टिव रहता भी नहीं था, ना कहीं ज़्यादा लोगों से, छोटा ही सर्कल होता था, ज़्यादा बात करता था। बट जो चीज़ जिन्हें जिन्हें बताया और जिनका रोल रहा मेरी हेल्प में, तो उनके लिए थैंकफुल हूँ। और जब भी उनसे कांटेक्ट हो पाया तो बहुत बहुत थैंकफुल। बहुत अच्छा लगा, आपसे उस दिन भी बात हुई थी तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक बात रहती है ना कि जब आप कामयाब होते हो और किसी का छोटा आपका रोल हो या बड़ा रोल हो, तो बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए भी अच्छा लगता है कि हमारी सक्सेस से उन्हें भी ज़रूर खुशी मिली होगी। ओके। और मैं बता दूं कि ध्रुव इतना ज़्यादा शाई लड़का है कि जब मैंने इसे कहा कि बेटा अगर तुम मुझे रिजल्ट के लिए क्रेडिट दे रहे हो तो एक वीडियो कॉल में बात करना होगा, तो पहले शर्मा कहा क्या ऑडियो कॉल नहीं चलेगा? तो मैंने कहा ऑडियो कॉल में तो कोई भी कहेगा ये ध्रुव है कि नहीं, हमें क्या पता। तो फिर ये 10 मिनट तक अपने आप को रेडी किया उसके लिए, और फिर इसने वीडियो कॉल में मुझसे बात की थी। तो थैंक यू सो मच, तुम वीडियो कॉल में कम से कम बात करने को रेडी हुए। शाई
डाउन टू अर्थ ऐसा लड़का है जो सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखता है। तो ध्रुव, आज के ज़माने में जहाँ पे लोग शो ऑफ करते हैं और दिन भर मीडिया में रहते हैं या फिर सोशल मीडिया देखते रहते हैं, तुम अपने आप को इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करके कैसे रख पाए? मैम बहुत सही पॉइंट कहा आपने। और सोशल मीडिया का तो मैं भी जिक्र करूँ तो आजकल के टाइम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली चीज़ भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। बट स्पेसिफिकली जो मैंने चीज़ फेस करी, बिकॉज मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, तो जो शॉर्ट्स आ गए हैं या रील्स आ गए हैं, जो भी शॉर्ट कंटेंट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज लाने लग रहा है हमारे थिंकिंग में भी, हमारे अटेंशन स्पैन में भी। अब आदत हो गई हमें स्क्रॉल करने की 30 सेकंड में, 40 सेकंड में, तो अटेंशन स्पैन कम हो गया है और फिर उसमें इतना टाइम चला जाता है ना, पता भी नहीं चलता। तो मैं भी ये चीज़ फेस करता था, तो बड़ी मुश्किल से फिर मैंने तो क्या करा, डिलीट ही कर दिया इंस्टाग्राम। इनफैक्ट मैं यूट्यूब भी डिलीट कर देता बहुत बार, और फिर मैं क्रोम से यूज़ करता था। तो मेरा फ़ोन भी थोड़ा पुराना है तो क्रोम स्लो चलता था। फिर उस पर जो भी काम की वीडियो है पढ़ने रिलेटेड मैं वो देख लेता था, शॉर्ट्स देखता ही नहीं था। तो शुरू में तो दिक्कत हुई, थोड़ी आदत होती है कि वापस डाउनलोड कर लो, बट धीरे धीरे करके खुद को ये आदत डाली। बिकॉज वहीं अगर आप 2-3 घंटे दिन का खोदोगे ना, आप पीछे हो जाओगे। एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, तो रिलैक्स करो। तो देखो, मेरा तो यही मानना, और मैंने तो यही फॉलो करा था। ये पता है, हर 20 सेकंड का जो रील होता है, ये आपके दिमाग में एक डोपामिन रिलीज़ करता है, और जैसे डोपामिन रिलीज़ होता है तो खुशी महसूस होती है, फिर हम हंसते हैं, खुश होते हैं और इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। फिर दूसरा रील, फिर डोपामिन रिलीज़ होता है, और ये डोपामिन जो रिलीज़ होता जाता है, आप घंटों उसमें बर्बाद करते हो। और मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि यही 1 घंटा अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को दे दो, यही 1 घंटा वोकैबुलरी को दे दो, तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन बच्चों को पता भी नहीं चलता है। और जब मैं क्लास में पूछती हूँ ज़रा अपना दिखाओ तो स्क्रीन टाइम, तब उनको खुद भी एहसास होता है कि भाई मैं 7 घंटे था और मैं 5 घंटे था। वो खुद भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल मैम, मतलब ये प्रोसेस ही ऐसा होता है, पता ही नहीं चल पाता कब 1 घंटा या 2 घंटा, उसका फ़र्क ही नहीं पता लगता। और इसीलिए पता है, हम लोगों ने जो गुरुकुल खोला है उसमें बच्चों का मोबाइल ले लिया है। उनको शाम को सिर्फ 1 घंटा, जिस समय उनका स्नैक्स होता है टाइम, उस समय हम उनको 1 घंटे के लिए मोबाइल देते हैं। बाकी सुबह 1 घंटा उनको पूरा कंप्लीट फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं। 4 टाइम्स बिल्कुल हेल्दी फूड, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में रखते हैं, हेल्दी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में, जो हमारा सोनीपत में गुरुकुल है। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात जो पेरेंट्स को महसूस होता है कि हम घर में अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं रख पाते, क्योंकि सबको काम करना है, चाहे माँ हो या बाप हो, कितने लोग वर्किंग भी है और कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बच्चों के साथ पेरेंट्स भी। तो वो बहुत निश्चिंत होके हमारे गुरुकुल में छोड़ रहे हैं बच्चों को कि यहाँ पे फिज़िकल एक्टिविटी, 4 टाइम बहुत हेल्दी खाना और पूरा कंप्लीट स्टडी, वहीं पर लाइब्रेरी, और सारे टीचर्स भी इन हाउस है। और हमने एक चीज़ मार्क किया है कि जो बहुत पुराने भी गुरुकुल खोल के बैठे हुए हैं, उनके भी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाना और एनवायरनमेंट भी बहुत हेल्दी दे रहे हैं। तो ध्रुव, सब तुम्हारे जैसे है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नहीं होते हैं। जैसे मैंने देखा है, तुम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले, तुमने खुद डिलीट मार दिया, वैसे बच्चे तो डिलीट मार नहीं पाते हैं। यस मैम। हाँ मैम, जैसे कि आपने कहा, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनके लिए। बिकॉज एक जो मोटिवेशन है, एक इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है। तो कई बार आपको अंदर से आता है, अंदर से आपको फील होता है कि अब ये बंद करके ये स्टार्ट करना चाहिए, बट कई बार आपको एटमॉस्फेयर वैसा चाहिए होता है। तो बहुत लोग नहीं कर पाते खुद से, तो उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने मेंशन करा कि फिजिकल एक्टिविटी भी है, तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रिपरेशन में होता है यार, हम फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते, बट अगर एक शेड्यूल रहेगा तो बहुत बेटर रहता है। मैं भी फील करता था बहुत बार कि फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं कर पा रहा, बट अगर मुझे हल्का भी टाइम मिल रहा है, मैं इवनिंग पे वॉक पे चला गया, थोड़ा मैं थोड़ा घूम आया, घूमते घूमते किसी दोस्त से बात कर ली, या फिर एक मॉक ही लगा लिया इंग्लिश का सेक्शनल या जीके का सेक्शनल, जिसमें पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा जब हम बाहर इन्वायरमेंट देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, स्क्रीन से हम हटते हैं, तो बहुत बेटर भी रहता है वो। अच्छा, तुमने कहा जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं मोटिवेशंस, एक तो सबसे पहले आजकल जो रील वाला मोटिवेशन चलता है, उसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? मैम, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सबको देख रहे हैं कि विजिबिलिटी बढ़े, वायरल बढ़े, लोग उन्हें जाने, तो वो सबके अपने पर्सनल गोल्स हैं भाई। किसी को अगर ऐसा है कि यार
मुझे पॉपुलर बहुत ज़्यादा होना है और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करें, वो फिर रील के उसमें लगता है। बट सब पे डिपेंड करता है, मेरा तो ज़्यादा है नहीं। मैं भी आया हूँ सोशल मीडिया पे और मैं ट्राई करता हूँ स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड करूँ, तो मैं जो रील भी डालता हूँ मैं बेसिकली गाइडेंस रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड ही रील डालता हूँ। बट बहुत लोगों का होता है कि लोग उन्हें जाने और उनकी हाइप बढ़े, तो सबके अपने पर्सनल गोल हैं और जो चीज़ उन्हें सेटिस्फाई कर रही है वो चीज़ करते हैं। लोग आजकल क्या है, बस पीछे गाना बैकग्राउंड में लगा देंगे, हल चलाया तुमने, और उसके बाद जो रील डाले हुए हैं। तुम्हारा जो मोटिवेशन देने का तरीका, वो तुम बच्चों को गाइड कर रहे हो, वो मोटिवेट नहीं कर रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे फादर तो बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में हैं, है ना? क्या करते हैं आपके फादर? मेरे फादर ASI हैं दिल्ली पुलिस में मैम। तो पेरेंट्स से क्या मोटिवेशन मिला? मैम सबसे पहले तो यही मोटिवेशन मिला कि फादर को देखते हैं बचपन से अपनी ड्यूटी टाइम से करना और ऑनेस्टली रहना, तो एक काइंड ऑफ ये रहता है कि वो भी गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे हैं, तो एक इन्वायरमेंट हो जाता है कि गवर्नमेंट जॉब का जाने का कि, और ये रहता है कि यार पापा जिस स्टेज पे हैं तो मैं उनसे भी अच्छा करके दिखाऊं उनकी खुशी के लिए। तो सबसे बड़ा यही मोटिवेशन है मदर। तो तुम्हारे फादर के लिए कितनी खुशी की बात है कि वो ASI हैं और तुम बन गए क्या? इंस्पेक्टर। तो कहते हैं ना, फादर तब ज़्यादा खुश होते हैं जब उनको कोई उनके बेटे के नाम से जानते हैं। तुम बने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब मुझे एक बात बताओ, आज के ज़माने में जो टॉपर्स होते हैं वो MEA में जाना चाहते हैं, और तुमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों लिया? मैम मेरा पहले से ही काइंड ऑफ गोल था, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि फादर भी पुलिस डिपार्टमेंट में है और उनके नाम में भी ASI आता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बट एक जो इंस्पेक्टर वाली बात होती है ना, थोड़ी अथॉरिटी वाली, जो कि वो तो हम डिपार्टमेंट में जाएंगे तो पता चलेगा कितना होगा, बट एक काइंड ऑफ रेपुटेशन जो रहती है उसकी वजह से मेरा ये भी गोल था। बाकी मेन मोटिव ये भी था कि अपने दिल्ली NCR जोन में, मैं दिल्ली NCR से हूँ, यहाँ जॉब मिल जाए। तो MEA जैसा आपने कहा मैम, MEA बहुत लोग चूज़ करते हैं, अच्छी बात है, और उसमें अपॉर्चुनिटी भी मिलती है फ़ॉरेन में जाने का। बट जितना मतलब स्टडी सर्कल हो या फिर जो दोस्त वगैरह हो, तो काफ़ी ये भी है कि आजकल उसमें वर्कलोड भी काफ़ी चल रहा है। तो थोड़ा मेरा ये मोटिव था कि ऐसा डिपार्टमेंट मिल जाए जहाँ फर्दर प्रिपरेशन का भी टाइम हो। ऑल्दो ये चीज़ है ना, ये जितना मैंने सुना है, और ये चीज़ डिपार्टमेंट से ज़्यादा है आपकी जहाँ पोस्टिंग है उस पर भी डिपेंड करता है, बट फिर भी जो भी एक जनरल कन्वेंशन है उसके साथ। मुझे जहाँ तक महसूस होता है, तुम्हारे फादर भी आज तुम्हारे साथ आए हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि बेटा कहीं फॉरेन कंट्री जाए, है ना? वो रहे तो अपने पास ही रहे। तो वो भी दिल्ली में है, तुम भी दिल्ली में रहोगे परमानेंट। तो फिर ये संतुष्टि रहती है ना, पेरेंट्स को नज़र के सामने बाल बच्चे रहते हैं, शाम को मुलाकात हो जाए दिन भर के बाद, तो वो एक तसल्ली रहती है कि बेटा सामने है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने थोड़ा। और दूसरी बात है कि सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और वो भी दिल्ली में मिल जाना, तो इससे ऊपर क्या मिलेगा किसी को, है ना? तो आप ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हो? बिल्कुल मैम, बिकॉज बहुत ये फैक्टर रहता है CGL जैसे एग्ज़ाम में, लोगों को मनपसंद की पोस्ट ज़रूर मिल जाती है बट मनपसंद की जगह नहीं मिल पाती, होम पोस्टिंग नहीं मिल पाती, उसके लिए दोबारा भी वो ट्राई करते हैं। तो अगर आपको अपनी पसंद की पोस्ट और अपनी पसंद की जगह मिल जाए तो वो बहुत संतुष्टि की। आधे सीट्स तो यही लोग खराब करते हैं, रिपीटर्स जो होते हैं। जी मैम, बिकॉज एक वही है, जब तक इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं लगता वो ट्राई करता है, और सबको राइट एग्जाम देने का वो चीज़ होती है। वही है, रोक नहीं सकते ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैडम हम लोग को बाकी बच्चे गालियां दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने दूर चेन्नई वगैरह में रहेंगे, उससे अच्छा एक ट्राई तो कर सकते हैं जब हमारा सब कुछ अगर प्रिपेयर्ड किसी है। को ऑप्शन लगता है कि वो घर आ पाए तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए, और जो बेरोजगार है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लगता है कि भाई उन लोग का सीट खराब हो रहा है। तो एनीवे दोनों अपनी अपनी जगह जायज है, सही है। अच्छा चलो अब चलते हैं सबसे मेन चीज़ पे, इंग्लिश की तैयारी कैसे की ध्रुव, तुमने ये बताओ। जी मैम, इंग्लिश की तो मुझे याद है, अभी मैं शुरू में जब बुक्स लेके आया था तो आपकी मैं लाया था वॉल्यूम 1 ग्रामर की, है ना, टाइम के साथ पढ़ा, फिर यूट्यूब के थ्रू KD लाइव आपका जो यूट्यूब पे है उसके थ्रू बार बार प्लेलिस्ट वगैरह के लेक्चर देखे। अच्छा, बुक में मैंने ये चीज़ बहुत रियलाइज़ करी कि मैम जैसे भी चैप्टर बने हुए हैं ना, बहुत ईजी टू रीड है और स्पेसिफाइड है अच्छे से, मतलब आप पढ़ोगे तो भी आपको बहुत समझ आ जाएगा, बट साथ में अगर आपकी जो वीडियो देख ले तो बहुत हेल्प हो जाती थी। फिर मैं वो कैब की बुक लाया, वो कैब बहुत फ़र्क पड़ता है वो कैब से भी। वो कैब मैंने तो ऐसा फील करा कि भाई एक ऐसा समुद्र है जो ख़त्म ही नहीं होता, रोज़ नए वर्ड्स आ जाते हैं। तो वो कैब बट बुक से कवर करा जितना हो सकता है। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ उसमें भी जो वर्ड मिल रहे हैं, और एक चीज़ जो मैंने बहुत रियलाइज़ करी, मॉक्स के थ्रू काफ़ी वो कैब मैंने
सीखी। मतलब कई बार क्या होता था, क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि जिनका मुझे मतलब नहीं पता, एंड बहुत बार ये भी चीज़ रियलाइज़ करी कि मैं क्वेश्चन सही कर रहा हूँ, बट मान लीजिए 4 ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से वो ठीक कर दिया, बट उसमें से 3 मुझे वर्ड्स नहीं आते, बट मैं क्या करता था, उन वर्ड्स को लिख के रख लेता था एक जगह, अपनी एक नोटबुक में लिख के रख लिया। फिर बार बार PYQ और बार बार वो कैब रिवाइज करना, जो क्वेश्चन मेरे से मॉक में नहीं हुए उन्हें बार बार रिवाइज करना, इसके थ्रू ही करता गया। तो पहले ग्रामर, फिर वो कैब साथ साथ में, फिर क्लोज टेस्ट, RC वगैरह। अच्छा, जैसे तुम्हें कहा कि पहले ग्रामर किया और साथ में वो कैब किया, तो ग्रामर के लिए तुमने वॉल्यूम 1 साथ में मेरा इंग्लिश का प्लेलिस्ट देखा। ओके, वोकैबुलरी में कौन से बुक को फॉलो किया तुमने? मैम जो वोकैबुलरी की आपकी बुक है मैंने वही फॉलो करी थी, तो काफ़ी हेल्पफुल भी थी, काफ़ी कुछ देखा भी था। है ना। और बाकी कुछ जो न्यू वर्ड्स मिल जाते थे एग्जाम में, उसको तुम कॉपी में लिख लेते थे? बिल्कुल मैम, मॉक टेस्ट में जितने भी न्यू वर्ड मिलते थे जिनका मुझे मीनिंग नहीं पता या फिर मैं उन्हें भूल भी रहा हूँ, तो मैं उन्हें हाईलाइट कर दिया वापस। मैंने पहले वो वर्ड लिखा हुआ है, मैंने अपनी लिस्ट में चेक करा, बट मैं भूल गया उसका मीनिंग, तो मैंने उसे हाईलाइट कर लिया। क्योंकि वोकैब में मैं मानता हूँ ना, बार बार आप बुक के थ्रू देखो या मॉक में जो भी आपने अपनी पर्सनल हैंडबुक में लिखे हैं वो देखो, बार बार रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। बार बार जब रिकॉल करते हैं ना, मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है मॉक टेस्ट की, अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए कोई ऑप्शन है, मेरा वो ऑप्शन पहली बार में सही नहीं हुआ, मैंने वो दोबारा देखा, बट 1 2 3 4 थर्ड ऑप्शन सही था, तो मेरे माइंड में क्लिक कर जाएगा, थर्ड ऑप्शन पे ग्रीन कलर की एक स्ट्रिप आई थी, तो वो एक मसल मेमोरी बन जाती है, एक चीज़ रिलेट करने का बन जाता है, और जब आप उससे रिलेट कर पाते हो आपको फिर वो वर्ड भी बेटर याद रहता है। और यही बात मैं बच्चों को हमेशा कहती हूँ, जो तुम लोग पीडीएफ करते हो ना, ये चीज़ ध्यान रखना, वो वोकैबुलरी राइट हैंड साइड है कि लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर है कि नीचे है, वो फिजिकल एक मेमोरी बन जाता है। बिल्कुल मैम, है ना, पूरे एक इमेज हमारे माइंड में आ जाती है और उससे हम देख पाते हैं कि यार ये चीज़ यहाँ थी तो ये चीज़ यहाँ थी। और दूसरी बात क्या है ना, पीडीएफ में क्या होता है, आप जैसे स्क्रॉल करते हो नीचे का वर्ड ऊपर चला जाता है, तो उसका कोई फिजिकल मेमोरी नहीं बनता। आपका दिमाग है ना, बुक को ज़्यादा ग्रास्प करता है। आप अगर सोचोगे हम स्क्रीन में पढ़ ले या पीडीएफ में पढ़ ले, तो ये बहुत ज़्यादा आपके मेमोरी पे इंप्रेशन नहीं छोड़ता। तुम किस चीज़ को सजेस्ट करते हो, बुक को कि पीडीएफ वगैरह चलेगा? मैम आई थिंक बुक ही थोड़ा बेटर है, बिकॉज पीडीएफ से फिर वही बात है इन टर्म्स ऑफ पोर्टेबिलिटी कि आप कहीं जा रहे हैं, पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए कि आप देख लो, बट एक बुक होना बहुत सही, एक पेपर बैक बुक होना बहुत सही ऑप्शन है। बहुत लोग सोचते हैं कि यार बुक ना लें, पीडीएफ से ही काम चला लें, बट मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है, पढ़ाई ऐसी चीज़ है, उसकी रिसोर्सेज में अगर आपके 500,000 रुपीज़ ज़्यादा भी लग रहा है, बट अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप ज़रूर ले लो, बिकॉज एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। तो बुक होना तो सही है। प्लस मैम जैसा मैंने आपको मेंशन करा, अपने नोट्स में लिख लिया, तो वही चीज़ हम बुक में भी लिख सकते हैं, बुक में हाईलाइट भी कर सकते हैं जो वर्ड है, तो बुक काफ़ी सही ऑप्शन रहता है। अब जैसे हमने बैच अनाउंस किया सुपर टेट का, तो तुरंत बच्चे, मैडम फीस थोड़ा कम करो, फीस कम करो। आप चाहे जितना भी फीस कम रखो, बच्चे कहते रहते हैं कुछ फीस कम करो। तो मैंने उनको एक ही चीज़ कहा, मैंने कहा हर साल सुपर टेट नहीं आएगा, लेकिन ये जो तुम 500 रुपये 200 रुपये के पीछे पड़े हुए हो, वो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान देगा आगे चल के। क्योंकि खुद देखो तो पिछले हम जब सुपर टेट मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मैंने एक चीज़ देखा, पीछे मेरे पास सिर्फ 2 ही सुपर टेट के पेपर थे, तो मैं कहाँ से क्या गाइडेंस लूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा समझाती हूँ कि टीचर्स बहुत रिसर्च करके पढ़ाते हैं, और जब आप बुक के लिए और बैच के लिए जो आजकल देखते हैं बच्चों को कि बहुत ज़्यादा चिक चिक मचता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे मैं बच्चों को समझाती हूँ कि पूरी जवानी तक, जब तक मैंने अपनी पढ़ाई करके खुद कमाना नहीं सीखा, तब तक मेरे पास सिर्फ 2 सूट्स होते थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में कभी भी मेरे घर वाले ये नहीं कहते हैं कि तुमको ये नहीं दिलवाएंगे। मुझे बुक चाहिए, बुक दिलवा दिया, कॉपी चाहिए, कॉपी दिलवा दिया। कपड़े नहीं दिलवाते थे, 2 कपड़े में काम चला रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जिसके बाद आपका लाइफ बिल्कुल सही चल जाता है। ऑल्सो मैम एसएससी की जो मेरे हिसाब से एसएससी की जो एजुकेशन है वो फिर भी रिलेटिवली काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत अफोर्डेबल है। आप यूपीएससी वगैरह में देखो लाखों में जाता है, एसएससी वाले तो रिलेटिवली बहुत कम फी में पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल बच्चों को हमेशा रहता है कम फी, तो हम लोग यूट्यूब में भी बहुत कुछ फ्री दे देते हैं। हाँ वो तो बात है ही मैम, ठीक है, क्योंकि सारे टीचर्स दे रहे हैं, सबको पता है कि भाई लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, ये सब भी चाहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो,
तो उनके लिए हम लोग पूरी कोशिश तो करते हैं कि उनके लिए अफोर्डेबल हो जाए। अच्छा, आते हैं ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया। अब मुझे बताओ वो जो रीडिंग है वो कैसे करते हो तुम, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कैसे तैयार किए? उसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट। यस मैम, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट इनका तो मैम मैं यही मानता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही ऑप्शन है। अपनी रीडिंग अच्छी करो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लो एक अच्छा रखें। पैराग्राफ को जो मैं मानता हूँ, मैं थोड़ा फॉलो करता था कि पैराग्राफ को स्किम करें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे ध्यान दें, फिर क्वेश्चन देखें एक बार, है ना। हम बहुत बार क्या होता है ना, बहुत स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है, पैराग्राफ को थॉरली पढ़ने लग जाते हैं। वो एक अच्छी प्रैक्टिस है अगर आप बिगिन कर रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, बट क्योंकि जहाँ टाइम कंस्ट्रेंट है एग्जाम के अंदर, आपको अपना टाइम अच्छे से चीज़ों पे लगाना है, तो उसे एक स्किम रीडिंग, मैं तो स्किम रीडिंग देता था, फिर क्वेश्चन पे जाता था, फोकस वर्ड देखता था कि व्हाट वाई पूछा क्या हुआ है क्वेश्चन में उससे रिलेटेड। बिकॉज देखो कुछ तो क्वेश्चन आएंगे आरसी में पैराग्राफ से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं वोकैब से रिलेटेड आरसी की, है ना। कई बार टोन ऑफ द पैसेज ये सब भी आ जाता है, वो तो थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, वो तो हमारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। बट हम जो चीज़ कर सकते हैं कि पैराग्राफ अच्छे से समझें, और जो पैराग्राफ में से आंसर हम निकाल सकते हैं उस पर ध्यान दें, तो क्वेश्चन पे फोकस करके वापस रिविजिट करें पैराग्राफ। मैं तो ये चीज़ फॉलो करता था मैम। और PQRS में तो शुरू में मेरी भी पहले बहुत गलती होती थी सेंटेंस अरेंजमेंट में, बिकॉज कई बार बहुत सिमिलर लगते हैं, बट वो प्रैक्टिस के थ्रू ही है। बस ये थोड़ा हमें नोटिस करना कि कौन से सेंटेंस साथ में जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं क्या, तो प्रैक्टिस के साथ ही मैंने गेन करी चीज़। तो देखो इन्होंने जो बताया ना वो मैं बताती हूँ स्टेप वाइज। सबसे पहले इसने कहा कि रीडिंग करो, तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि रीडिंग करो। पहले शॉर्ट स्टोरीज, कोई आसान पैराग्राफ रीड करो जिसको पढ़ के समझ में आए। जैसे कि मैंने अपना एक चैनल बनाया स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके, उसमें मैंने बहुत शॉर्ट स्टोरीज डाले, मज़ेदार स्टोरीज भी डाला है मैंने। तो वो रीडिंग करो पहले, उसके बाद फिर आप चले जाइए प्रीवियस ईयर वगैरह में, जहाँ पर पूरा कंप्लीट पैसेज पढ़ो। जैसे इसने कहा कि मैं पहले तो पूरा पैसेज जो पढ़ता था, उसके बाद फिर अवॉइड करने लगते हैं पूरा पैसेज पढ़ना। वो कब आता है स्टेज, जब आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है। फिर जब आप रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है तो सरसरी तौर पे भी देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। डिफ़िकल्ट जो पैसेजेस होते हैं, जैसे इस बार आ गया 2025 में एडिक्विटी में, तो उसका लेवल थोड़ा अच्छा था। हाँ, एक चीज़ और है कि अगर आप, जैसे इसने कहा कि पहले क्वेश्चन देख लेते थे कि क्या पूछा जा रहा है, तो कई बार मैंने बच्चों को समझाया है यही चीज़ कि अगर क्वेश्चन देख लो तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, लेकिन जहाँ पे हो जाएगा थीम ऑफ द पैसेज, टोन ऑफ द पैसेज, उसके बाद इंटेंशन ऑफ द ऑथर, तो ये सब में क्या होता है कि आपको कम से कम आधा पैसेज पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि थीम ऑफ द पैसेज क्या है या टोन ऑफ द पैसेज क्या है। तो बिल्कुल सही इसने कहा, शुरुआत में पूरी कंप्लीट रीडिंग और फिर सरसरी तौर पे रीडिंग चलती है। और PQRS में तो इसलिए मिस्टेक होता है क्योंकि जब आप रीडिंग अच्छी होगी तब आप समझ पाते हो कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। तो वो तो खैर समझ में तब आएगा जब रीडिंग सही होगी। अच्छा, अब तुम बच्चों को गाइड कर रहे हो, तो बच्चों को गाइडेंस में सबसे पहली सलाह क्या देते हो? मैम सबसे पहली सलाह बच्चों को गाइडेंस की, देखो मैम जो एग्ज़ाम है, SSC CGL एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो आपकी प्रिपरेशन से ज़्यादा आपके माइंडसेट की बात होती है। तो मैं तो सबसे पहले उन्हें यही कहता हूँ, अपना माइंडसेट थोड़ा पॉजिटिव रखें। कई बार क्या होता है, कुछ भी हम चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारे जब मनचाहे रिजल्ट नहीं आते तो उसकी वजह से हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो वो चीज़ बाद में रखना है, आपकी जर्नी है, आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 8 से 9 महीने सिलेबस करने में लग रहे हैं, तो वो चीज़ आप अच्छे से टाइम लेके करिए। वो टाइम को आप ये मत सोचिए कि मैं 5 महीने में ख़त्म कर दूँ तो अच्छा हो जाएगा। आपको अपना बेस्ट देना है, अच्छी कैपेसिटी से करना है 100%, ताकि आप एक बार जब कर रहे हैं ना सिलेबस कंप्लीशन, तो आपको हमेशा के लिए अच्छे से आ जाए, बाद में रिविजन का ही टाइम रहे। तो अपना टाइम अच्छे से लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है बहुत अच्छी बात है, बट सेकंड में भी निकल रहा है, थर्ड में भी निकल रहा है, जब भी आपको आपकी मनचाही जॉब मिल रही है वो मैटर करता है बहुत ज़्यादा है। तो अपने आप पे प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं डालना। बहुत बार क्या होता है मैम, बाहर के सर्कमस्टेंसेस, फैमिली सर्कमस्टेंसेस या और चीज़ों की वजह से प्रेशर आ जाता है। बट यही बात है, हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, हम मॉक करते हैं, बट जब हम एग्ज़ाम हॉल में होते हैं वो बात आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ आपके टेम्परामेंट की भी होती है। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, थोड़ा एजुकेशनल बातें वो प्लस थोड़ा सा माइंडसेट रिलेटेड बातें भी शेयर करता रहूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताना, कभी सोचा था कि फर्स्ट रैंक ले आओगे?
ये मैम एक रहता है ना एक काइंड ऑफ ड्रीम जो आप एक बार सोचते हैं कि एक दिन में कि अगर ऐसा हो जाए तो मैनिफेस्ट किया था कभी? सच में ऐसा एक होता है ना कि कितना अच्छा लगेगा, बट वो ये सोचा था, बट ये ज़रूर रखा था कि अगर ये करना है तो एफर्ट्स कंटिन्यूस लगाने और बहुत सारे लगाने हैं। तो ये चीज़ तो रही थी कि यार बेस्ट देना है, टॉप रैंकर में आना है और अपने पसंद की पोस्ट पसंद की जगह लेनी है। तो उसके लिए थ्रू आउट वर्क करते रहा और फिर जब टेंटेटिव का आई थी तो लगा था यार चांस भी है, और फिर जब रिजल्ट में देखा तो अनबिलीवेबल था। तो पहला इमोशन तो यही था कि यार मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ हुई है मेरे साथ, तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका, मेरे वेलविशर्स का जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट करा पूरे टाइम पे। और फिर बस यही रहा कि यार आगे भी प्रयास रहेंगे पूरे, जो भी मैं बेस्ट कर पाऊँ लाइफ में करता रहूँगा, जिस भी तरह से किसी की हेल्प कर पाऊँ और खुद को एक बेटर वर्जन बनाता रहूँ। ओके, थैंक यू सो मच ध्रुव आने के लिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे फादर का भी मैं एक बाइट लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि एक कामयाब लड़का, अभी ज़बरदस्त कामयाब लड़का, उसके फादर को कैसी फीलिंग आती है। लड़का तो डाउन टू अर्थ है, लेकिन क्या गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं, और बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना प्राउड फादर, कैसा फील करते हैं, उनका माइंडसेट क्या मैं होता एक है? चीज़ ऐड करना चाहूँगा बस मैम कि सबसे बड़ी बात रही है कि बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। तो कोई भी चीज़ जो मन मुताबिक नहीं गई, कोई रिजल्ट या कुछ भी, तो वो ये कहते थे कोई बात नहीं, टाइम बहुत है, तू परेशान मत हो। उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला, तो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। बहुत बार बच्चे ये चीज़ फेस करते हैं कि यार जो सबसे बड़ा पिलर है सपोर्ट का, पेरेंट्स ही कई बार मतलब कई बार ट्राई करते हैं, लोगों का नहीं हो पाता, प्रेशर आ जाता है, बट मम्मी पापा दोनों ने बहुत सपोर्ट करा और कभी प्रेशर नहीं आने दिया उनकी तरफ से। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का। तो मैं यही चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी देखें कि बच्चों का सहयोग करें, और बच्चों से इतनी ज़्यादा उम्मीद मत लगा के रखिए कि बच्चा टूट जाए। हाँ, अगर आपका सपोर्ट रहेगा, मनोबल बना के रखेंगे, तो बच्चा ज़रूर कामयाब होता है, और वो ज़िंदगी भर थैंकफुल रहेगा, जैसे ये दिख रहा है कि हाँ थैंकफुल है अपने पेरेंट्स के प्रति। थैंक यू सो मच ध्रुव, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे साथ है ध्रुव राणा, जो टॉपर है CGL का, उसके फादर धीरज राणा जी। नमस्कार सर, वेलकम टू KD लाइव एंड KD कैंपस। नमस्ते मैडम, थैंक यू आपका बहुत बहुत। कैसा फीलिंग आ रहा है ये पहले बताइए, एक फादर की फीलिंग क्या होती है? क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं ना कि मेरे पापा बहुत खुश होंगे, अपने सक्सेस से वो कम खुश होते हैं, अपने फादर के खुशी के कारण ज़्यादा खुश होते हैं। आपकी कैसी फीलिंग हो रही है? हाँ, ये सच्चाई है मैडम कि जब अच्छा रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है, और ये तो ऐसा रिजल्ट आया है कि अनबिलीवेबल है। मैंने भी ये नहीं सोचा था कि फर्स्ट रैंक आ जाएगी बेटी। ओके। और मैं वाकई बहुत खुश हूँ और बहुत ग्रेटफुल हूँ ईश्वर के लिए भी, और सभी टीचर्स के लिए जिन्होंने ध्रुव को पढ़ाया है, गाइडेंस दी है। और बस इससे आगे वर्ड्स नहीं है कि ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। एक पिता के लिए इससे बड़ी गर्व की बात नहीं हो सकती कि बेटा ऑल इंडिया टॉपर हो और एक अच्छे एग्जाम में उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए आज के टाइम में। आप ASI हैं, बेटा बन गया इंस्पेक्टर, तो वो क्या फीलिंग थी? आपके डिपार्टमेंट का माहौल कैसा, और क्या फीलिंग है आपके जो कलीग्स हैं उनके बीच में? देखो मैडम, जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन मैं ड्यूटी पे ही था, और बहुत ही जैसे ध्रुव ने बताया तो ये रिजल्ट एकदम इस तरह था कि एकदम यकीन भी नहीं हुआ। तो बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और जो कलीग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, सबके बच्चे तैयारी करते हैं और अच्छा रिजल्ट भी लेके आ रहे हैं आजकल बच्चे, तो सबके साथ ही शेयर की मैंने, और सभी ने बहुत अप्रिसिएशन मिला, सभी की तरफ से बहुत ही अप्रिसिएशन के अलावा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लोगों ने सहयोग किया कि भाई उत्साह बढ़ाने के लिए भी, कि बेटा जब तैयारी कर रहा था तो मैं शेयर करता था अपने जो दोस्त हैं, तो सभी कहते थे कि बेटा अच्छा कर रहा है, एक दिन अच्छा करेगा, और एक दिन किया। तो ये एक अच्छी, तो सबसे अच्छी बात है कि आप दिल्ली में हैं, और ये दिल्ली में ही रहेगा, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पोस्ट पे, तो ज़िंदगी भर आप दोनों साथ रहेंगे। इस बात की भी खुशी है कि इसने MEA नहीं लिया। हाँ, ये तो देखो कई बार ना ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली में जॉब मिल जाए जहाँ रह रहे, और हम दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, गांव भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। और सबकी प्रेफरेंस रहती है घर के पास रहना। आजकल जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थोड़ा दूर हैं, तो वहाँ खाने पीने की परेशानी, रहने की परेशानी,
बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट में या आपका होम टाउन में आ जाता है कहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है आजकल, वो सभी चाहते हैं, तो हम तो इसके लिए बहुत खुश हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ध्रुव के साथ आप आए हैं, साथ में लेके आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारकबाद। हाँ, और आपको भी मैडम बहुत धन्यवाद, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को, और आपका नाम है इंग्लिश में, ध्रुव को बहुत हेल्प मिली है। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।